Hello, students. The age of revolution 1832 1848 from a chapter The Rise of Nationalism in Europe. 1830 से लेके 1848 तक का वो समय था जब बहुत सारे रेवोल्यूशंस जो है यूरोप में हो रहे थे। अब क्यों हो रहे थे, क्या रीज़न था? सो लेट अस नो अबाउट इट। फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरफ चलते हैं। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। उससे पहले जो है ओल्ड रिजिम था। ओल्ड रिजिम में मोनार्की रूल था, ठीक है। और 1789 के बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इट केम इनटू एग्जिस्टेंस। फ्रेंच रेवोल्यूशन इट इन्फ्लुएंस्ड अदर कंट्रीज ऑफ द यूरोप। इसके बाद हम देखते हैं कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरा आया, नेपोलियन एरा। नेपोलियन एरा जो है 1804 से लेके 1815 तक था। ये टाइम ऑफ मॉडर्नाइजेशन था। नेपोलियन एरा इज ऑल्सो नोन एज अ मॉडर्न एरा। अब चार महाशक्तियां जो वहां पे थी यूरोप में, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, प्रशिया, रशिया, इन सब लोगों ने मिलकर के नेपोलियन को हरा दिया। अब नेपोलियन को जब हरा दिया 1815 में, तो न्यू कंजर्वेटिज्म टाइम जो है वो शुरू हुआ, वो रिस्टोर हो गया। ठीक है, कैसे हुआ कि बर्बन डायनेस्टी जो है उसको रिस्टोर करा गया। कहाँ पे? फ्रांस में। कंजर्वेटिज्म दे बिलीव्ड इन अ ग्रेजुअल चेंज। After 1815, autocrat monarchy imposed censorship on the prince, on the ideas of the liberty and the freedom, which was widely criticized by the liberal and the nationalist. अब ये जो सेंसरशिप और रिप्रेसिव पॉलिसीज जो चल रही थी, यही कारण बना कि लोग जो है एग्रेसिव हो गए और उन्होंने फिर रिवोल्ट करना शुरू करा, बिकॉज दे वांटेड टू चेंज। रेवोल्यूशन क्यों आ रहा था, रेवोल्यूशन क्यों हो रहा था? दे वांटेड टू ब्रिंग अ चेंज, क्योंकि कंजर्वेटिज्म जो है वो लगातार अपनी पावर को बहुत बढ़ा रहा था और सप्रेसिव पावर सप्रेस कर रहा था। सप्रेसिंग पॉलिसीज, रिप्रेसिंग पॉलिसीज जो है उनकी जोर शोर से चल रही थी। किसको रिप्रेस कर रहे थे, सप्रेस कर रहे थे? लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म को। और लिबरलिज्म और नेशनलिज्म जो थे, दे वर क्लोजली एसोसिएटेड विद द रेवोल्यूशन इन मेनी रीजन्स ऑफ द यूरोप। रेवोल्यूशन जो आ रहा था 1830 से 48 के बीच में, खासतौर पे हम इसकी बात कर रहे हैं। रेवोल्यूशन तो चल ही रहा था, लेकिन यहाँ पे बहुत तेजी से चला। ठीक है, ये रेवोल्यूशन कौन मतलब कि इसको मतलब कि प्रोवोक कर रहे थे या आगे बढ़ रहे थे रेवोल्यूशन लाने में? यहाँ पे मिडिल क्लास वाज प्लेइंग इन अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। प्रोफेशनल्स एंड कमर्शियल मिडिल क्लास जो था वो रेवोल्यूशन को लीड कर रहा था। अब क्या हुआ? पहला रेवोल्यूशन आप देखेंगे 1830 में जो हुआ था, वो कहाँ हुआ? फ्रांस में हुआ। देखो 1815 में नेपोलियन को हरा दिया गया था, ठीक है। फिर कंजर्वेटिज्म इट वाज रिस्टोर्ड, and Bourbon dynasty, which was overthrown at the time of the French Revolution, was now re-established in France in 1830 again. It was overthrown by the liberal revolutionaries and installed constitutional monarchy. ठीक है, 1815 में कंजर्वेटिज्म जो बर्बन डायनेस्टी को फ्रांस में दोबारा लाया गया, उसी को रेवोल्यूशनरीज ने, ठीक है, 1830 में फिर से उखाड़ के फेंका और कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करा। ठीक है, उस वक्त लुइस फिलिपी जो थे वो किंग हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा भैया आप किंग बने रहिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की अब चलेगी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का क्या मतलब हुआ कि अब जो है राजा की पावर पे चेक और लिमिटेशंस हो जाएंगी। ठीक है, एंड किंग इज सपोज टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए कि एक मैटरनिज जो थे, ये मैटरनिज ने एक बार रिमार्क करा कि जब फ्रांस जो है छींकता है तो पूरे यूरोप को जो है सर्दी हो जाती है। व्हेन फ्रांस sneezes the rest of the Europe catches cold। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जो कुछ भी फ्रांस में होता है, ठीक है, वो इन्फ्लुएंस करता है पूरे यूरोप को। अब जैसे यहाँ पे उखाड़ फेंका सत्ता को, बर्बन डायनेस्टी को, तो क्या हुआ? उसका इफेक्ट बेल्जियम में आया। जो जुलाई रेवोल्यूशन हुआ था फ्रांस में, इट इफेक्टेड द अदर पार्ट ऑफ द यूरोप ऑल्सो। बेल्जियम क्या था? इट वाज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड।
ठीक है। यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड का ये पार्ट हुआ करता था और उसको फ्रीडम चाहिए थी, बेल्जियम को नीदरलैंड से अलग होना था। ठीक है, तो उन्होंने भी रिवोल्ट किया, रेवोल्यूशन हुआ एंड फाइनली बेल्जियम गॉट इंडिपेंडेंस। ठीक है। अदर रेवोल्यूशन के बारे में हम जब बात करते हैं, ठीक है, यूरोप में सिर्फ यहीं तक नहीं रुका। अभी हमने क्या बताया आपको, फ्रांस में हुआ, फ्रांस के बाद कहाँ पे इफेक्ट आया, बेल्जियम में आया, और फिर बेल्जियम भी फ्री हुआ। ठीक है। और ये क्यों हो रहा था, ये सिर्फ इसलिए हो रहा था कि जो ऑटोक्रेट मोनार्किज्म जो थी, जो कंजर्वेटिज्म ख्यालात के लोग थे, जो जिन्हें दोबारा रीस्टैब्लिश करा गया था नेपोलियन के बाद, वो लोग सप्रेस कर रहे थे। किसको कर रहे थे? जो लिबर्टी चाहते थे, लिबरलिज्म, नेशनलिस्ट आइडियाज वाले लोग जो थे, उनको सप्रेस करा जा रहा था। तो ये आगे बढ़ी कहानी कहाँ पे, अदर रेवोल्यूशन इन द ग्रीक, एन इवेंट दैट मोबिलाइज द nationalist feeling among the educated elite across Europe was the Greek War of Independence। ठीक है। 15th सेंचुरी तक तो क्या था कि ग्रीस जो है, इट वॉज अ पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर जो था इसके ऊपर रूल कर रहा था, और ग्रीस जो है कहाँ पे है, वो यूरोप के बॉर्डर पे, यूरोप एंड एशिया के बॉर्डर पर है। ग्रीस इज ऑन अ बॉर्डर ऑफ यूरोप एंड एशिया। क्रिश्चियनिटी इट वॉज फॉलोड इन ग्रीस, लेकिन किसके अंडर था? ऑटोमन एम्पायर, जो कि इस्लाम से मतलब कि इन्फ्लुएंस था। ठीक है। दो रिलीजन, दो धर्म, दो सभ्यताएं, दो सिविलाइजेशन, ठीक है, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम जो है वो ग्रीस में पनप रही थी। ठीक है। ऑटोमन एम्पायर के अंडर थी, तो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम दोनों थे वहाँ पे। अब शुरू होता है कहानी किस चीज़ की, कि जो ग्रीक के लोग थे, जो ग्रीस के लोग थे, 1821 में उन्होंने भी चाहा कि हम ऑटोमन पावर से जो है, ऑटोमन एम्पायर से अपने आप को अलग करें और आज़ाद हो जाए। तो जो देश प्रेमी थे, नेशनलिस्ट फीलिंग के लोग थे ग्रीस में, उन्होंने वो स्ट्रगल शुरू करी। और उनको कहाँ से सपोर्ट मिला? उनको सपोर्ट मिला जिनको देश निकाला कर दिया था, एक्सिल कर दिया गया था ग्रीस से। ठीक है। और वो ग्रीक लोग जो है अदर पार्ट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज में रह रहे थे, तो बाहर से उन्होंने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो ग्रीक लिविंग इन एक्सिल, ये लोगों ने इनको सपोर्ट करा। दूसरे कौन सा ग्रुप था? मेनी वेस्ट यूरोपियंस हु हैड अ सिंपैथिक थे वो लोग, किसके लिए? एंशियंट ग्रीक कल्चर के लिए। अब ऐसा क्यों हुआ कि यूरोपियन जो थे वो लोग जो है सपोर्ट कर रहे थे ग्रीक को? देयर वाज अ रीजन बिहाइंड इट। देखो, वेस्टर्न पार्ट ऑफ ग्रीक जो है उसे वेस्टर्न वर्ड कहा जाता है। ठीक है। और जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ ग्रीस जो था, इट वाज रिफर्ड एज अ ईस्टर्न वर्ड। Many ideas that flourished in the Western world were born in Western Greece। और इसीलिए जो है ऐसा भी कहा जाता है कि ग्रीस इज ऑल्सो नोन एज अ क्रैडल ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। कई पोइट्स ने, आर्टिस्ट ने, इनका भी रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रहा। दे प्लेड एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस रेवोल्यूशन। पोइट्स एंड द आर्टिस्ट दे लॉर्डेड, उनको प्रेज करा, और ग्रीस के बारे में कहा कि ग्रीस जो है वो क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन है, जहाँ पे पनपती है सिविलाइजेशन, पाला पोसा जाता है जिसको, जो क्रेडल मतलब पालना। ठीक है। तो क्रेडल है वो किस चीज़ की? यूरोपियन सिविलाइजेशन की। बिकॉज क्यों ऐसा कहा गया? ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि इट गेव अ बर्थ टू यूरोपियन कल्चर। कौन? ग्रीस। ठीक है। ग्रीस के बारे में बात कर रहे हैं। तो इट गेव अ बर्थ टू द यूरोपियन कल्चर, थिएटर, डेमोक्रेसी, ओलंपिक, फिलॉसफी, ये सब चीज़ें जो ग्रो हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? ग्रीस में। तो एक मतलब कि भावना जो है बड़े पॉजिटिव सिंपैथेटिक टूवर्ड्स ग्रीस थे यूरोपियन लोग, तो उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट करा। Right? So, mobilize the public opinion, supported its struggle against the Muslim empire. जो जिस तरह से पोइट्स वगैरह, आर्टिस्ट वगैरह भी आगे आ रहे थे, तो मोबिलाइज करा एक दूसरे को, और मुस्लिम एम्पायर, दैट इज
ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ में लोग खड़े हुए, किसके आज़ादी के लिए? ग्रीस की, ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की हम बात कर रहे हैं। सो द यूरोपियन दे सपोर्टेड द ग्रीस टू गेट द फ्रीडम फ्रॉम द ऑटोमन पावर। इसमें जो है एक इंग्लिश पोइट हुआ करते थे, लॉर्ड बैरन। ही ऑर्गेनाइज्ड अ फंड एंड लेटर ऑन ही वेंट टू द वॉर ऑल्सो, लेकिन वहाँ पे बुखार हुआ और 1824 में उनकी डेथ हो गई। 1832 में एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, इट वॉज रिकग्नाइज और अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी ग्रीस वॉज नॉट अ इंडिपेंडेंट नेशन। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल में क्या हुआ था कि इट वॉज अ पार्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंस, ओके, विच बिगिन इन 1832। The participation of the conference included the France, Britain, Russia, the great powers, उस टाइम की great powers हुआ करते थे, और दूसरी तरफ जो है वो ऑटोमन एम्पायर था। ठीक है, इनके बीच में एक संधि हुई कॉन्स्टेंटिनोपल में, और ग्रीस को जो है वो आज़ाद डिक्लेयर कर दिया गया। थैंक यू फॉर लिसनिंग, कीप ऑन रीडिंग एनसीईआरटी बुक।